अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इब्तदाई नंबर जारी किए हैं। पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह है उसकी क्या हालात हैं, और जो नंबर्स हैं कोई हैरान कुन नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 7 सालों में गुर्बत में या ओवरऑल अगर आप देखें तो इजाफा ही देखने को मिल रहा है। तो ये क्या शो करता है, क्या ये रिफ्लेक्ट करता है, इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे आगाज में ही। और शहबाज, क्योंकि आप तो बड़ा क्लोजली इसको फते हैं, बेरोजगारी और खास करके गुर्बत की क्या शरह है, ये दो ऐसे नंबर्स हैं हमेशा ये गवर्नमेंट नहीं, माजी की हुकूमतें कोशिश करती रही हैं कि इसके जो ऑफिशियल नंबर्स हैं कभी भी सामने ना आए। बट ये अब इब्तदाई रिपोर्ट खुद हुकूमत ने जारी की है। जो नंबर्स अभी तक सामने आए, जो डिटेल्स बताएंगे आप, तो इसमें कुछ सरप्राइजेज हैं या ये ग्राउंड सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है? कामरान, बिल्कुल भी इसमें सरप्राइजेज नहीं है, बल्कि ये उन चीज़ों को, उन एप्रीहेंशंस को, उन कंसर्न्स को इंडोर्स करती है ये रिपोर्ट जो हम सब कह रहे थे। और एज अ जर्नलिस्ट मैं ये बुरा समझता हूँ कहना कि हमने बताया था आपको, लेकिन मैं कह देता हूं कि हमने आपको बताया था कि पिछले जो 7-8 साल की पॉलिसी, जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट की पॉलिसी, इनकी PDM-1 की पॉलिसी, केयर टेकर गवर्नमेंट में भी उसी तरह की पॉलिसी चलती रही, फिर अब PDM-2 जिसको कहा जाता है, या शहबाज शरीफ साहब की जो दूसरी गवर्नमेंट है, इन पॉलिसीज़ का जो आउटकम था वो ये है जो अभी हम नाज़रीन को बताने जा रहे हैं। ये ब्रेकिंग स्टोरी है नाज़रीन आपके लिए, सबसे बड़ी डेवलपमेंट। जो कुछ माजी में होता रहा, जो गलत पॉलिसियाँ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होती रही, उसका नतीजा ये निकला कि आज जो हमारे प्लानिंग के वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक ऑफिशियल पावर्टी का नंबर रिलीज किया जिसके मुताबिक पावर्टी जो है, गुर्बत है, पाकिस्तान में 11 साल तारीख की सबसे हाईएस्ट है। ये 29% के ऊपर गुर्बत की शरह पहुंच गई है। पिछले 7 साल में इसमें 1/3 इजाफा हुआ है। ना सिर्फ ये अदम मसावात, जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी का जो नंबर है वो 27 साल तारीख का हाईएस्ट नंबर है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, लेबर फोर्स का पहले जिक्र हम कर चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी पाकिस्तान की 21 साल तारीख का हाईएस्ट है। तो इस वक्त अगर हम बात करें, पाकिस्तान में 11 साल हाईएस्ट पावर्टी रेट, इनकम इनइक्वालिटी 27 साल की हाईएस्ट, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी जो है वो 21 साल की हाईएस्ट है पाकिस्तान में। कामरान, दिस इज द आउटकम। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस वक्त पाकिस्तान में 7 करोड़ अफराद जो है वो गुर्बत की जो एक लकीर है, वो लकीर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कितनी रेलेवेंट है, और अगर उसको आप थोड़ा सा डेफिनेशन क्या है, जो डेफिनेशन उसकी क्या है, उसको अगर आप सामने रखें, अगर कोई शख्स माहाना 8,484 रुपये, आप दूसरे अल्फाज में तकरीबन 8,500 रुपया माहाना मिनिमम अपनी ज़रूरियात के ऊपर, जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर खर्च करने की सलाहियत रखता है, तो वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है। जो उससे कम खर्च कर सकता है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। ये स्पेंडिंग बेस्ड जो है इनकी ये एक इन्होंने इसके ऊपर लिया है। बट ये भी नंबर अगर आप देखें काफ़ी अलार्मिंग, और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। एक और जो बड़ा स्ट्राइकिंग नंबर है वो ये है कि 2018-19 जब ये आखिरी सर्वे हुआ था, जब गुर्बत की जो सतह थी वो 21.9% थी, और अभी 28.9% पे जो चली गई है। इस अरसा में ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे वजूहात क्या थी? जो दोनों हुकूमतों की जो पॉलिसीज रही हैं उसके नतीजे में लोगों की जो रियल इनकम्स हैं, अगर महंगाई जो जिस रफ्तार से बढ़ी उसको उसमें से निकाल दे, उसकी इनकम में अगर किसी की इनकम में 100 रुपया इजाफा हुआ है और महंगाई की शरह में 20% इजाफा हुआ है, तो आप 80 रुपये इनकम लेंगे, 100 रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि 20% आपने उसको माइनस कर दिया। तो जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि लोगों की जो रियल इनकम है उसमें पिछले 7 साल में 12.5% कमी हुई है। और उस रियल इनकम में जब आपकी खालिस्तान आमदन कम हो गई तो जाहिर सी बात है आपके पास खर्च करने के लिए कम पैसे बचे। तो जब खर्च करने के लिए कम पैसे बचे तो जो कंजम्पशन थी उसके अंदर भी जो उनकी रियल कंजम्पशन थी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, उसके ऊपर जो खर्चा किया उसमें 5.5% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें ये कमी हो। दीज आर द नंबर्स। और इसमें फिर इंपॉर्टेंटली अगर हम फर्दर इसमें डिस्कशन करें तो जो हमारे दही इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा गुर्बत में इजाफा हुआ है। वो 28.2% से बढ़कर अब 36.2% हो गई है। शहरी इलाकों में निस्बतन इजाफा हुआ है, बट 11% नहीं, वो टाइप होगी, वो 11% से 17.4%, उसमें भी 6% अच्छा खासा इजाफा, बट देहातों में ज्यादा तो ये पिछले अगर 2018-19 से ऑनवर्ड अगर हम लें, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपके ख्याल में किसने ज्यादा रोल प्ले किया है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम रहा, फिर इसी अरसे में हमने देखा कोविड कहीं ना कहीं मुतासर किया उसने, फिर जो 2022 के फ्लड्स को आप ले लें, फिर पिछले साल भी मेरे ख्याल में फ्लड्स आए हैं, क्या उसने इसको कवर किया या नहीं किया? तो क्या बाय एंड लार्ज क्या इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ये नंबर्स ही दिए गए हैं या हुकूमत ने आइडेंटिफाई भी किया है
कि कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है गुर्बत में इजाफा देखिए, हुआ है? इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है वो ना सिर्फ उनको आइडेंटिफाई किया गया बल्कि एहसन इकबाल साहब ने उसको बड़ा कैंडिडेटली एडमिट भी किया। जो चीज़ उन्होंने एडमिट नहीं की कि इसमें PMLN का कितना रोल है, क्योंकि अगर ये 7 साल बाद सर्वे हुआ, पहले ये सर्वे 2018-19 में हुआ था, ये बेसिकली हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसकी बेस पे ये डाटा इकट्ठा होता है और वहाँ से फिर एक पावर्टी की कमेटी बनती है और वो नंबर जो है वो वर्कआउट करती है। तो 2018-19 के बाद 7 साल के बाद ये सर्वे हुआ, ये 2024-25 का नंबर है जो वज़ीर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पहला मुकम्मल माली साल बनता है जिसका उन्होंने बजट दिया और ये आउटकम आया। तो उनसे एक सवाल ये हुआ कि इसमें आपकी हुकूमत का कितना किरदार है। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा जी, जो मैंने भी उनसे पूछा कि मैंने कहा अगर 7 साल है तो आधा सा तो आपका अप्रैल 2022 से तो आप इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने का जवाब ये था कि हमने जो इकदाम किए, पहली बात उन्होंने ये की कि जो PTI की हुकूमत थी उन्होंने लैंड माइन्स बिछा दी, जो वो कहते हैं कि आखिरी साल में वो जो 6% की ग्रोथ थी 2021-22 के साल में PTI के, जिसके पीछे उन्होंने $80 अरब की दरामदात थी, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर एक अदम इस्तेहकाम आया, हम एक डिफॉल्ट के दहाने पे चलेंगे। बात ठीक है उनकी, बट ये चीज़ हम उस वक्त लिखते भी थे और हमें पता था ये चीज़ें होनी है। बट उन्होंने कहा जी कि हमने जो इकदाम किए उसका एक लैग इम्पैक्ट आता है। उन्होंने कहा जी पहले तो 2 से 3 साल हमें इस चीज़ के अंदर लग गए कि हमने जो एक आप डिफॉल्ट की तरफ से इकॉनमी को स्टेबलाइज कैसे करना। तो उन्होंने कहा जब हमने स्टेबलाइज कर दिया है और स्टेबलाइजेशन के बाद अगली फेज ये है कि ग्रोथ की तरफ होगी, जब ग्रोथ होगी तो फिर इसके अंदर जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों कम हो सकते हैं। बट जो ये सवाल था कि किस पार्टी का कितना किरदार है, या अगर आप इसको डिवाइड कर दें, ये जो आपका पॉवर्टी का नंबर 29% पे चला गया है 22% से, तो ये किस पार्टी का कितना, उसने कहा ये निकालना मुश्किल है। जो उनकी पॉवर्टी कमेटी के जो कन्वीनर थे GM आरिफ साहब, वो वहाँ बैठे हुए, तो वो इंडिपेंडेंट माइंड पर्सन और हैं भी इंडिपेंडेंट वो, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास चूंकि 1 साल का डाटा होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि 19 से लेके 22 तक कितनी इसके अंदर पॉवर्टी में इजाफा हुआ और 22 से 25 तक कितना हुआ। बट आपने जो बात किया कि इसके हवाले से कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं, जो खुद इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं पाकिस्तान के ऊपर। इकोनॉमिक ग्रोथ लो रही है, 2 साल तो बीच में ऐसे थे जिसमें मनफी ग्रोथ रही। फिर दूसरा फैक्टर ये था कि आपकी जो इन्फ्लेशन थी पाकिस्तान के अंदर वो तारीख की हाईएस्ट थी, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप 38% पे भी गए आपने, जो एक महीने के अंदर थी। फिर एवरेज आपकी 29% तक चली गई इन्फ्लेशन। दूसरा फैक्टर, जब इन्फ्लेशन आपकी बहुत ज्यादा थी तो रियल इनकम भी आपकी जो है कम हुई। फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ IMF प्रोग्राम्स के, और एहसन इकबाल साहब ने कैंडिडेटली इस चीज को एडमिट किया कि IMF के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी वजह है पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ने की और बेरोजगारी बढ़ने की। साथ उसके आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स आपके ज़्यादा हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो रुपए की कदर में की जो है वो डिवैल्यूएशन हुई है। 100 रुपया ऑलमोस्ट आपका 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 184 से आपका 284 रुपए पे $1 चला गया। उसका इम्पैक्ट, क्योंकि इंपोर्टेड हर चीज़ आ रही होती है। फिर लास्ट के मैन्युफैक्चरिंग जो है नाज़रीन, उसके हवाले से भी कोई अच्छे नताइज नहीं। ऑल्दो कि अभी हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमारी LSM बढ़ रही है, बट ये अभी भी वो जो प्री कोविड लेवल था उसके नीचे ही इसका इंडेक्स है। और जो एक चीज़ जो सबसे अहम है जिसके ऊपर बात करने की जरूरत, जो हुकूमत ने माना और बड़ी खुशी की बात है हुकूमत ने ये मान लिया कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो आउटपुट बेस हो रही है। ये नौकरियां हमारी जो GDP ग्रोथ है वो पैदा नहीं करी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा जिससे नौकरियां पैदा ना हो, और अभी हुकूमत ने ये बात खुद मान ली है कि नौकरियां पैदा नहीं हो रही। सूरत हाल सूबों के अंदर क्या है, अब पावर्टी नेशनल लेवल पे तो बड़ी है, 11 साल हाईएस्ट है अपनी हिस्ट्री की, बट सूबों में क्या सूरत हाल है। पंजाब में आज से 7 साल पहले जो गुर्बत का लेवल था 16.5% आबादी पंजाब की गुर्बत की सतह से नीचे रह रही थी, वो अब हो गई है तकरीबन 23.5%। 7 साल के अरसा में इसमें 41% पंजाब के अंदर इजाफा हुआ है गुर्बत में, और ये सबसे हाईएस्ट पेस है गुर्बत में इजाफे का किसी भी सूबे के अंदर। ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ नंबर सबसे ज्यादा गुर्बत बलूचिस्तान के अंदर है, बट जो इजाफा हुआ है उसका जो पेस है इजाफे का वो पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा है। सिंध के अंदर 24.5% आबादी पहले गुर्बत की सतह के नीचे रहती थी, अब ये जो शरह हो गई है वो 33% हो गई है। हर 3 में से 1 शख्स जो है सिंध के अंदर वो गुर्बत की लकीर की जो है उसकी सतह से नीचे रह रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 29% थी पहले, ये बढ़कर 35.3% हो गई है, और इसमें जो इजाफा हुआ है वो इसमें 23% इजाफा हुआ है 7 साल में। बट इसकी वजह भी दी गई है, क्यों हुआ है, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। और लास्टली बलूचिस्तान, जहां पे पहले 42% अफराद गुर्बत की जो सतह थी उसकी लकीर से नीचे रह रहे थे, अब वो शरह हो गई है 47%। इन अदर वर्ड्स बलूचिस्तान के अंदर हर 2 में से 1 जो शख्स है कामरान, वो गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे रहे। तो दीज आर वेरी अलार्मिंग नंबर्स। और ये एक फर्टाइल ग्राउंड है। मैं बलूचिस्तान का इसलिए जिक्र करूंगा कि वहां पर जो भी गड़बड़ है, दहशतगर्द ग्रोह है, अगर हर दूसरा शख्स जो है गुर्बत की सतह की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है
तो इन तमाम जो एलिमेंट्स हैं, इस तरह के लोग हैं, उनके लिए बड़ा एक इजी कैच है कि और ये लिखा है रिपोर्ट के अंदर, नौजवानों को वो उनकी ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं, रियासत के खिलाफ उकसा सकते हैं। और ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि बलूचिस्तान का आपको जिक्र तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं और उसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बावजूद तमाम दावों के, तमाम इनिशिएटिव्स के, अगर आज भी वहाँ पर गुर्बत में इजाफा ही हो रहा है, तो फिर वो तमाम जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअली उनको एडवांटेज देने के मुतरादिफ है। तो ये जो नंबर्स हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत को इन्हें यूज़ करना चाहिए एज अ वेकअप कॉल, ताकि जो अंडरलाइन कॉजेज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कल वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताई इजलास हुआ, उसकी क्या आउटकम थी, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताई इजलास हुआ, जिसमें 40 से ज़ायद ममालिक के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स और हेड्स ऑफ स्टेट्स ने शिरकत की। पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये गाज़ा पीस प्लान का ओरिजिनली तो हिस्सा था और इसका सेकंड फेज था, लेकिन जब इसके चार्टर का ऐलान किया गया तो उसमें गाज़ा का कुछ जिक्र तो नहीं था, लेकिन जो ये अमरीकी सदर ट्रंप का इनिशिएटिव है, उसमें यह कहा गया था कि ये बोर्ड ऑफ पीस पूरी दुनिया में जहां भी तनाज़ात हैं उनको हल करवाने में अपना एक रोल प्ले करेगा। इसमें जो सबसे अहम नुकता है कि जहां अहम जो ममालिक, खास करके मुस्लिम दुनिया के और कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने शिरकत की। अमरीका के जो अपने इत्तेहादी हैं, वो बेशक फ्रांस हो, बरतानिया हो या बाकी यूरोप के ममालिक हों, उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की। इनफैक्ट बहुत से जो यूरोपियन ममालिक हैं, उन्होंने तो इसका हिस्सा बनने से भी इनकार किया है। वजह उसकी ये है कि उनका ख्याल है कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है, बुनियादी तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप का एक एफर्ट है कि जो यूएन को रिप्लेस किया जाए। खैर, ये तो एक डिबेटेबल पॉइंट है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर शहबाज इसमें टेक अवे देखें, दो चीज़ें बड़ी सामने आई हैं। एक तो जो गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन है, उसके हवाले से जो प्लेजेस हैं, उसमें पाकिस्तान का खैर नाम तो शामिल नहीं है, लेकिन कुछ मुल्कों ने जो कमिट किया है, कुछ $7 बिलियन के प्लेजेस किए गए हैं। और ख़ुद अमेरिका ने $10 बिलियन इस रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट के लिए या बोर्ड ऑफ पीस के लिए देने का ऐलान किया कि गाज़ा में जो भी तामीरें न होगी। हालांकि जो एस्टिमेट्स हैं, बताया जाता है कि गाज़ा में जो बिल्कुल तबाह हो चुका है 85%, तो जो लॉसेज हैं वो तो $70 बिलियन हैं। तो ये तो अभी नंबर बहुत पीछे है। एक तो इसकी आउटकम ये है, बट दूसरी जो सबसे बड़ी, जो पाकिस्तान में भी और बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं उनको बड़ा एक कंसर्न था, वो था कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसका क्या होगा, क्योंकि उसका भी कहा था कि इसमें चीज़ें पता लगेंगी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना खिताब किया, उसमें उन्होंने जिन ममालिक का नाम लिया है कि जिन्होंने ये कमिट किए हैं, उसमें इंडोनेशिया है, मोरक्को है, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया है। इन ममालिक ने कहा है कि कमिट किया है कि वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गाज़ा में मुमकिन तौर पर डिप्लॉय की जाएगी उसका हिस्सा बनेंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, कि कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई फैसला नहीं हुआ। और पाकिस्तान के अलावा बाकी जो अरब दुनिया के अहम ममालिक हैं, उसमें तुर्की भी है, सऊदी अरब भी है, उनकी तरफ से भी अभी तक यूएई भी इसके अंदर शामिल नहीं है। कामरान, इसमें जो चीज़ देखने वाली ना, अभी तक जो पाकिस्तान का उसमें एक रोल है, उसके ऊपर एज सच क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। अभी क्या पाकिस्तान मेंबर है या ऑब्जर्वर है? राइट नाउ अगर आपने मेंबर बनना है, गालिबन उसकी कोई नहीं, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का तो अब तो मेंबर है बाकायदा तौर पर। इफ देन यू हैव टू मेक अ पेमेंट ना? नहीं, पेमेंट का वो ये है कि जो उन्होंने चार्टर जो अनाउंस किया था कि पहले 3 साल ये जो है वो मेंबरशिप होगी, लेकिन अगर आप इसमें परमानेंट बोर्ड के ऊपर रहना चाहते हैं तो फिर आपको $1 बिलियन देना होगा। ना तो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ना, अभी तो हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। इसमें यह बात ठीक है, अभी इवन के जिन्होंने फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी की हैं और ISF भी जो है, इसके अंदर भी खासतौर पर ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो दे रहे हैं, इसमें इंडोनेशिया का मेन रोल है। प्रॉब्लली इसके जो इसमें US का भी होगा, क्योंकि अगर ये US जनरल के नीचे होंगे तो US फिर इसमें फोर्सेज तो कंट्रीब्यूट करेगा। क्या उसके बगैर करेगा या उसके साथ करेगा? उनके सिर्फ ऊपर उनका मिलिट्री कमांड होगी। मोरक्को, काजाकिस्तान, कोसोवो, अल्बानिया, मतलब ऐसी इसमें कोई नॉन जो कंट्री नहीं है जिसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी हो और वहाँ पे जाके एक वो रोल भी प्ले कर सके। एक चीज़ ये। दूसरा, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं उसके अंदर भी आप जो नाम देख रहे हैं, काजाकिस्तान, अजरबैजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, मोरक्को, बहरीन, कतर, उसमें सऊदी अरेबिया आपको नज़र आता है, फिर उज़्बेकिस्तान और कुवैत है। तो चीज़ें इस पर एक बड़ी वाज़ेह लाइन है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं
कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका जो एक विजन है वो मल्टीलैटरल सिस्टम के अगेंस्ट, और बोर्ड ऑफ पीस को भी उसके अगेंस्ट ही समझा जाता है। और कल भी उन्होंने इसके ऊपर बात किया कि जो बोर्ड ऑफ पीस है जहां पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन होंगे अपना रोल प्ले कर सकता है, और यही सबसे बड़ी वजह और यही कंसर्न है कि नेटो के मेंबर भी जो है, जो अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं, वो भी आगे नहीं आ रहे। अब इसका जो टेस्ट केस है वो तो होगा कि क्या हमास जो है वो डिसआर्मामेंट के ऊपर तैयार होता है, क्या जो इसराइल है वो कंप्लीट वहां से विड्रॉ करता है, फिर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसका फ्लो होता है या नहीं। देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। अभी तक तो आपको एक बहुत अच्छा एक शो नजर आ रहा है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंटली आई थिंक जो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और लोगों का यही कंसर्न है कि अगर हमारे अमेरिका के साथ अंडर ट्रंप ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो दुनिया में कोई फ्री लंचेस नहीं होते। तो अगर फ़र्ज़ करेंगे पाकिस्तान एट सम पॉइंट इनकार करेगा और इसका हिस्सा नहीं बनता तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या फिर अमेरिकी सदर ट्रंप जो है या अमेरिका हमारे साथ ऐसे ही अपनी गुडविल दिखाएगा। लेकिन अभी तक की जो मेरी भी पाकिस्तानी ज़राए से बात हुई है और शायद जो अमेरिका है वो भी इस बात से कहीं ना कहीं मुतफिक है कि दो चीज़ें हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किया है कि इसका मैंडेट क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी उसका काम वहाँ पर पीस कीपिंग या पीस इन्फोर्समेंट नहीं है, यानी कि किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में वो हिस्सा नहीं लेगी, किसी भी फ़लस्तीनी ग्रुप को गैर मुसल्लह करने में उसका कोई किरदार नहीं होगा। तो पाकिस्तान का नाम अगर ट्रंप ने नहीं लिया तो इसका ये मतलब है कि अभी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस मामले पर शायद हमने एक पॉइंट पर नहीं आए। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की ही बात नहीं है, जो मेरी ज़राए से बात हुई है, अगर आप देखें ओरिजिनली ये जो गाज़ा पीस प्लान है, पाकिस्तान के अलावा जो 7 मुस्लिम दुनिया के बड़े ममालिक हैं, सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, इंडोनेशिया है, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने कलेक्टिवली अभी तक जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है इसको सपोर्ट किया है सारे प्रोसेस को। तो ये कलेक्टिवली ही सारे मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं फैसला करेंगे। तो गिवन कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई क्लियर डिसीजन नहीं लिया और शायद अभी भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि ये तो फैसला हो चुका है क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है तो हर सूरत में आप हिस्सा बनेंगे। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर भी है बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के मौके के ऊपर, उसमें हमने री इन्फोर्स किया अपना जो हमारा स्टांस है फ़लस्तीन के हवाले से। फिर उससे एक रोज़ पहले UN सिक्योरिटी काउंसिल में फ़लस्तीन के हवाले से एक ख़ुसूसी इजलास हुआ था, इसहाक डार साहब वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर भी उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो तायद की है। तो ये जो कंसर्न पाकिस्तान के अंदर भी पाया जाता है कि शायद हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे फ़लस्तीन पर जो हमारा रहा है, क्योंकि ट्रंप हमारे से नाराज़ ना हो जाए, तो उसमें मुझे लगता है कि अभी तक तो कोई सदाकत नहीं है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो मैं ये सारी बात कर रहा हूँ कि इसमें अभी तक हम लगता ये है कि बच बचा कर सारे मामले को लेकर के चल रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो इस बोर्ड ऑफ पीस के साथ खिताब किया तो उन्होंने बहुत से ममालिक का जिक्र किया, लेकिन बहुत ज़्यादा एक जो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान से मुताल्लिक उन्होंने बातचीत की, खास करके पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उनके बारे में अमेरिकी सदर ट्रंप ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. I got to meet the Prime Minister, and he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. I said 25 million lives, could have been much more actually, but it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. That war was raging. Planes were being shot down, right? And it was Pakistan and India. And I got on the phone with both of them, and I knew them a little bit. I knew Prime Minister Modi very well, actually. But I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. And in the end, they got what they wanted, right? And they made a good deal. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. जी, ट्रंप का आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है उनकी खुल के तारीफ करें, और ये पहला मौका नहीं है। और कुछ लोगों का ख्याल था कि जब शुरू में उन्होंने तारीफ करना शुरू की थी कि ट्रंप का कोई एतबार नहीं है, ये किसी वक्त भी अपना जो बयान है वो बदल सकते हैं।
लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि ये जो पीरियड है वो स्ट्रेच ही होता जा रहा है। और जो पहले मैं जिक्र कर रहा था शहबाज के, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने गजा के हवाले से ट्रूप्स की कंट्रीब्यूशन से मुतालिक जो भी फैसला लिया है, इसका मतलब है कि अभी तक हम उस एरिया में नहीं गए कि जहां पर ट्रंप को कहीं ना कहीं एनॉय करें, क्योंकि अभी भी हमारी वो तारीफ कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फिर मार्को रूबियो की मुलाकात हुई बाद में, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का कि बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत भी की, उसके मेंबर भी हैं। फिर उसके अलावा उससे पहले जो मिनरल्स के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान ने उसमें भी शिरकत की थी, उसका भी जिक्र किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लगता ये है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका की अगर आप बात करें, बयानात से हट के दूसरी चीज़ों में भी पेशरफ्त हो रही है। मसलन दो डेवलपमेंट्स हुई जिसमें हम बाद में बात भी करेंगे डिटेल्स। मसलन रूजोवेल्ट के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर एक MOU साइन हुआ है अमरीकी हुकूमत के साथ कि उसका क्या करना है, वो जो कि मेरे ख्याल में बड़ा एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है। मुख्तलिफ प्रपोजल्स पहले उसके ऊपर बात हो रहा था। फिर एक और जो उसके साथ ही डेवलपमेंट हुई है, आपको पता है कि अमरीकी सदर ट्रंप जब आए थे वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं था। बहुत से उन्होंने जो प्रोग्राम्स थे, एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह, एजुकेशन के जो स्कॉलरशिप्स वगैरह देते थे, वो ख़त्म कर दिए थे या उसकी फंडिंग को फ्रीज कर दिया था। तो उससे पाकिस्तान भी मुतासर हुआ था। आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि जो एम्बेसी है US की, यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है कि 2027 के लिए उन्होंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए जो पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स हैं उनसे कहा है कि वो सबमिट करवा सकते हैं। तो दिस ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं जो हमारी बातचीत हो रही है तो उसका इम्पैक्ट जो है। देखिए कामरान, जहाँ तक इसकी बात है रोज़ेवेल्ट होटल की, ये पहले भी इसके हवाले से जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली हुकूमत थी, उनकी पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें आपको याद होगा ये मामला कौमी असम्बली की एक स्टैंडिंग कमेटी में सामने आया था कि ट्रंप की जो फैमिली है वो रोज़ेवेल्ट होटल खरीदने में इंटरेस्टेड है। ये PTI के दौर की बात है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उनका इसके माजी में एक इंटरेस्ट रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का। अब US गवर्नमेंट के हवाले से, इसके हवाले से जो एक मुफाहमती याददाश्त, जो स्टीव विटकॉफ जो उनके पार्टनर भी हैं और जो कहा जाता है कि न्यूयॉर्क की जो रियल स्टेट को और बड़े गुरु हैं वो, तो इसलिए ये डेवलपमेंट उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उसके 3 ऑप्शंस थे रोज़ेवेल्ट होटल के हवाले से। ये भी एक किस्म का डेड प्रोजेक्ट पाकिस्तान का बना हुआ, ऑल्दो दुनिया की जो सबसे महंगी तरीन 1% जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे ये वाक़या है, इसकी लोकेशन है। उसमें 3 ऑप्शन थी कि इसको बेच दें, बेचने में इनको पैसे हुकूमत को कम मिल रहे थे। दूसरे ऑप्शन थे कि लीज पे दे दें 99 ईयर्स की, वो भी इनको इफेक्टिव नहीं लग रही थी ऑप्शन। तीसरी जो लास्ट ऑप्शन ये थी कि इसकी ज्वाइंट ओनरशिप हो जाए, ज्वाइंट वेंचर, जिसको रीडेवलप ऑफिस बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर भी और फुल ब्राइट के ऊपर भी बात करते हैं। आज की छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक लॉन्ग रिलेशन जो है वो US के साथ बेहतर कर सकती है, या ये अगेन कोई शॉर्ट एक पीरियड होगा गुड रिलेशंस का। इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मजीद बात करने के लिए जो कल बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताई इजलास हुआ और उसकी साइडलाइंस के ऊपर और जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या माने रखती हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरदार मसूद खान साहब ने। साबिक प्रेसिडेंट भी हैं AJ के, मंझे हुए डिप्लोमेट हैं, सर्व कर चुके हैं एज पाकिस्तान एम्बेसडर बोथ एट द UN एज वेल एज एट द US। तो बहुत शुक्रिया सरदार साहब ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल मैं आपसे ये ही जानना चाहूँगा, क्योंकि इस बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताई इजलास से पहले जो सबसे एक अहम नुकता था पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से जिस पर बात हो रही थी कि क्या हम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब जब अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद जो खिताब किया तो उसमें जिन 5 या 6 ममालिक का उन्होंने नाम लिया है कि उन्होंने कमिट किया है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए अपने ट्रूप्स, पाकिस्तान का उसमें नाम शामिल नहीं है। इसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं? क्या इसका यह मतलब है कि अभी भी शायद पाकिस्तान इस नतीजे पर नहीं पहुंचा कि हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हमारे कोई उसूली मामलात हैं और उसका हम इजहार कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये कहा था कि अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हम हिस्सा बनेंगे तो हम किसी फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, कॉम्बैट ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ या हमास के ख़िलाफ़ और हमास को गैर मसल्लह करने में या डिसआर्म करने में हम कोई किरदार नहीं अदा करना चाहते। ये याद रहे कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम अमन की जितनी भी कोशिशें हुई हैं उसमें एक बहुत नुमाया मकाम है। आज तक अगर आप गिनती करें तो 1960 से लेकर अब तक जो है सबसे ज़्यादा जो अमन कायम करने वाले दस्ते या पीस कीपिंग ट्रूप्स जो गए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से गए हैं। तो इस तरीके से हमारे जो कवायफ हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और जाने पहचाने हैं।
लेकिन चूंकि ये हसास इलाका है तो इस वजह से अगर हम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में जाएं तो, और अगर उनके मैंडेट या फ्रेमवर्क में ये आता है कि पाकिस्तान कुछ इस तरीके से उसका हिस्सा बने कि इन दो ऑपरेशंस का वो हिस्सा ना बने, तो फिर जो है पाकिस्तान के लिए मुमकिन है। जो इसराइल के वज़ीर आज़म की भी स्टेटमेंट आई है कि हमास को तो डिसाम होना है, चाहे वो जो एक इंटरनेशनल एफर्ट हो रही है उसके तहत हो जाए या फिर वो उसके, उन्होंने खुल के कहा तो नहीं मगर उनका मतलब यही था कि फिर इसराइल ये सारा खुद करेगा। तो इस बैकग्राउंड के अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने? पर्टिकुलरली अभी जो अनाउंसमेंट भी 5 ममालिक के नाम जो सामने आए, इसमें आपको मिडिल ईस्टर्न कंट्री कोई नजर नहीं आ रही सिग्निफिकेंट, जो कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और फिर ये सारी कंट्रीज एक साइड पे खड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही हसास मामला है और इस सिलसिले में जो है जो अमन के क़याम के लिए जो है सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया या कतर हो गया या ओमान हो गया, तो वो इस किस्म के दस्ते दे सकते हैं, लेकिन ये है कि वो हमास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान बहुत से शोबों में काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर वहाँ जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है उसमें, और ये वहाँ नज़्म नस्ख के लिए अगर कोई पुलिस बनी तो उसमें जो है एक पुलिस का दस्ता भी वहाँ तैयार किया जा रहा है। ये जो है ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस की मजमूई तादाद 20,000 ट्रूप्स की होगी और उसके अलावा इजाफी तौर पर पुलिस के ट्रूप्स भी होंगे, कोई तकरीबन मेरा ख्याल 12,000 के करीब उनकी तादाद है। तो उसमें पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है अमन आमा कायम करने के लिए। मैं इसे यानी रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, खारिज इम्कान नहीं कर रहा हूँ। हुकूमत जो है इस सिलसिले में पहले अंदरूनी सतह पर मुशावरत करेगी और उसके बाद देखेगी कि इसमें कोई खतरात तो नहीं लाहक हैं, क्योंकि पाकिस्तान खलूस नीयत से जा रहा है, अपने उसूल के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक वहाँ जा रहा है, बोर्ड ऑफ पीस में गया है और उसकी वहाँ कदर मंजलत भी हुई है, उसकी इज्जत हुई है, वक़ार बढ़ा है, सफारती सतह पे उसको तस्लीम किया गया पाकिस्तान के किरदार को। तो इसे पाकिस्तान ज़ाया नहीं करना चाहता। फिर यह है कि आप पाकिस्तान के अवाम के जज्बात समझते हैं और उनकी तर्जमानी करते हुए कल वज़ीर आज़म ने यह कहा कि 3 नुकात थे, उसमें एक ये कि तामीर नौ, इंसानी इमदाद और एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। ये यूं समझिए कि ये पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है। तो इससे जो चीज़ टकराएगी उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान अब बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया है और उसकी कार्रवाइयों में उसकी शराकत दारी लाजिम है, क्योंकि उसके साथ साथ अरब ममालिक भी शामिल हैं और वहाँ बहुत से काम हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान उसमें हाथ बटा सकता है। वहाँ तकरीबन 1 लाख के करीब जो है हाउसिंग यूनिट्स बनेंगे, तालीमी मराकज़ बनेंगे, तिब्बी मराकज़ बनेंगे और उसके बाद जो है कोई सकाफती सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा रोज़गार मुहैया किया जाएगा वहाँ अहले फ़लस्तीन को, अहले गज़ा को। तो इसलिए ये कि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे रोल हैं जो पाकिस्तान वहाँ अदा कर सकता है। अच्छा एम्बेसडर साहब, इसमें जो सबसे अहम एक नुक्ता है कि आप हमारी जो डिप्लोमेसी है उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक कंसर्न ये भी पाया जाता है कि अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हम जिक्र करें कि अगर हम ट्रंप को इनकार करेंगे तो वो फिर अपना रवैया पाकिस्तान से मुतालिक बदल भी सकते हैं। लेकिन कल हमने देखा कि पाकिस्तान अभी तक बेशक शामिल नहीं हुआ या कमिट नहीं किए अपने ट्रूप्स, उसके बावजूद अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री जो क़यादत है उसकी भरपूर तारीफ कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हम समझें कि पाकिस्तान अभी तक अपने कार्ड्स जो है वो बेहतरीन खेल रहा है और कहीं ना कहीं शायद अमेरिका जो पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज हैं उसको भी समझता है और बिला वजह पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं डाल रहा कि आप हर सूरत में इसका हिस्सा बने ही बने। देखिए, इसराइल को अभी तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, अमेरिका भी ये समझता है और पाकिस्तान के जो मजबूरियां हैं उनको भी समझता है, पाकिस्तान की क़यादत की मजबूरियां भी समझता है। मजबूरी ना भी कहें आप उसे, तो पाकिस्तान की क़यादत की तरजीहात को समझता है। और दूसरा यह है कि अगर आप गुज़श्ता बरस के तमाम हालात का जायज़ा लें तो पाकिस्तान किसी खौफ की वजह से शामिल नहीं हुआ, लेकिन जो मार्का हक के बाद जो वाक़यात हुए या जिस किस्म का अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुक़ात इर्तिक़ा पज़ीर हुए, उससे ये ज़ाहिर हुआ कि इन दोनों ममालिक को एक दूसरे के लिए, सिर्फ गज़ा के लिए नहीं दूसरे मामलात के लिए भी ज़रूरत है।
और इनके न सिर्फ बाहमी तजारती, माशी और स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात खत्ते के लिए अहम है, खत्ते के अमन और सलामती के लिए अहम है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को अमेरिका और अहले मगरब जो है, ख़ास तौर से वो लोग जो है, इससे कत नज़र, यानी गज़ा से कत नज़र जो है, वो इसे एक स्ट्रेटिजिक पिवट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं 3-4 नेबरहुड्स के लिए, जिसमें मशरक़ी एशिया है, जनूबी एशिया है, मगरबी एशिया है, मशरक़ वस्ता है, बल्कि उसमें मैं अफ्रीका भी शामिल करूंगा। ये मिडल ईस्ट, मास्टर साहब, यहाँ पे कता कलामी हो रही है, यही जो आपका नुक्ता है, मैं इधर से ही वापस आऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। यहाँ पे ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल होने वाले बोर्ड ऑफ पीस का जो अहवाल था और फिर उसके अलावा जो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात हैं उससे मुतालिक बात कर रहे हैं हम। एम्बेसडर मसूद खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो एम्बेसडर साहब, ये जो अगर हम बायलैटरल ताल्लुकात की बात करें तो अमेरिकी सदर ट्रंप के आने के बाद हम एक गर्मजोशी देख रहे हैं। मैं पहले भी जिक्र किया कि किस तरीके से वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, सिविल और मिलिट्री क़यादत की। आपके ख्याल में ये एक इंडिविजुअली ड्रिवन पॉलिसी है जो हमें एक गर्मजोशी नजर आती है, या आपको लगता है कि अमेरिका में एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी रियलाइजेशन है कि हम पाकिस्तान की इस रीजन में जो अहमियत है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते? तो क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं आप पाकिस्तान यूएस जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं? यह आपने एक अहम सवाल उठाया है। मैं इसलिए इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि वहाँ जो वाशिंगटन में और पूरे अमेरिका के जो है निज़ाम हुकूमत में, खा वो कांग्रेस हो या उसके अलावा इंतज़ामिया हो, उसमें हिंदुस्तानी लॉबी बहुत मौसर है और उसके बाद जो है उसका असर रसूख है वहाँ। इसके बावजूद जो है सदर ट्रंप ने और उनके साथियों ने पाकिस्तान के साथ कुर्बत का रास्ता इख्तियार किया है और इससे जाहिर है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो आपका सवाल क्या वो एक फ़र्द वाहिद तक महदूद है, यानी सदर ट्रंप की ज़ात तक महदूद है? नहीं, मैं कहूँगा कि जो मार्को रूबियो हैं, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, नेशनल सिक्योरिटी को भी देख रहे हैं, उन्होंने बहुत ही आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। उनसे एक मरतबा पूछा गया था कि ये जो आपके ताल्लुकात में इतनी गर्मजोशी आ रही है, तो ये इससे हिंदुस्तान तो नहीं मुतासर होगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, इससे हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि जो ही ट्रंप इंतज़ामिया आई थी, उन्होंने खुद पहल की थी और पाकिस्तान के साथ इस सतह पर ताल्लुकात बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी, मार्का हक से भी पहले, और उसके कुछ जो है शवाहिद भी मौजूद हैं। तो इसमें एक हद तक तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, जो आपके सवाल का बराह रास्त जवाब है। लेकिन अमेरिका में कतक लामे की इबादत, एक चीज काइंडली ब्रीफली बताइएगा जी सरदार साहब, एक चीज इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि ये जो हमारा रेकोडेक माइनिंग प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर यूएस की एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है थ्रू एक्सियम बैंक $1.3 बिलियन की, इस प्रोजेक्ट की और पाकिस्तान के जो मिनरल के जो ज़खायर हैं उसका कितना रोल है ओवरऑल पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन में की इम्प्रूवमेंट में? सारी दुनिया को, बिलखुसूस अमेरिका को जो है, जो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनकी बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि इसमें एंटिमनी है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, या उसके अलावा लिथियम है, कॉपर है, ये सब जो मिनरल्स हैं ये अमेरिका को ज़रूरत है। और उन्होंने बड़े पैमाने पे इसके ऊपर सनतकारी शुरू कर दी है। टेक्सास में भी, कैलिफोर्निया में, अमेरिका के तूल अर्ज़ में उन्होंने शुरू कर दी है ये सरमाकारी। और चिप्स के ऊपर, या ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इसके ऊपर जो, या इनकी कीमती धातुओं के ऊपर, या इनके मादनियात के ऊपर अब तक जो है चीन का इजारा रहा है या ताइवान का इजारा रहा है। तो उस इजारे को तोड़ने के लिए वो दूसरे ममालिक की तरफ रुख कर रहे हैं। उसमें एक पाकिस्तान भी है, और सिर्फ रिकॉर्डिंग तक महदूद नहीं है। और जो हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में जो भी मादनियात मौजूद हैं उसमें अमेरिका की दिलचस्पी है। आपको ये पता होगा कि FWO और स्ट्रेटेजिक मेटल्स का आपस में एक, यानी US स्ट्रेटेजिक मेटल्स का एक मुआहिदा हो चुका है, एक पहली खेप की तरसील भी हो चुकी है। और हमने ये कोशिश करनी है कि न सिर्फ हम यहाँ खाम मादनियात अमेरिका को दें या दूसरे ममालिक को दें, बल्कि उनकी यहाँ प्रोसेसिंग भी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग भी होनी चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो
ये इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी है, जिसका आज मार्को रूबियो और हमारे वजीर आजम का वहाँ की जो मीटिंग हुई उसके बाद जो बयानिया जारी किया गया है उसमें खास तौर से तवानाई का भी जिक्र किया गया है। तो एक ये डॉक्टर ठोस साहब, बुनियाद है। माजरत वक्त क्योंकि हमारे पास अब कम है, तो ये वो एरियाज हैं जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका ताउन एक दूसरे के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।